नमस्कार। दृष्टि इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, धूप में घोड़े पर बहस। उसमें 3 लोग घोड़े पर चर्चा कर रहे हैं। पहला कहता है कि घोड़े हैं कहाँ? दूसरा कहता है कि घोड़े नहीं हैं तो चर्चा तो हो सकती है, घोड़े के आंकड़े तो है। तीसरा जो अब तक चुप था वो अचानक चीखता है और उठता है और कहता है कि एक दिन आंकड़े उठेंगे दोस्तों और घोड़ों को रौंद डालेंगे। तो जो आंकड़े हैं और जिन सच्चाइयों को वो प्रतिध्वनित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, उनके बीच कितना अंतराल है, इस पर एक बहस पुरानी रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग रिपोर्ट जो हुआ करती थी, उसमें जो आंकड़े थे, आज उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जो इन आंकड़ों को जारी करने वाली संस्था थी, उनके जो घुड़सवार थे, वो अब संदेह के घेरे में आ रहे हैं। क्या खबर है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारूप हमारी चर्चा का ये होगा, हम बात करेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग पर जो विवाद है, वो उसकी खबर क्या है? वो विवाद किन कारणों से उपजा, उसका इतिहास क्या है, उसका हालिया संदर्भ क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जिसको इतनी बार हम दोहरा चुके हैं अभी शुरुआती कुछ सेकंड्स में ही, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या आलोचना की जाती रही है? भारत के संदर्भ में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट से जुड़े क्या खबरें रही हैं? भारत ने क्या उतार और चढ़ाव इस रिपोर्ट में देखे हैं? इसके बेसिस पर हम इस रिपोर्ट पर, इसके संदर्भ में भारत पर और इस तरह की रैंकिंग्स पर एक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके आधार पर आपके सामने एक प्रश्न होगा, जिसको आप सुनेंगे, गुनेंगे और उस पर अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल खबर ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट पिछले कुछ माह से बहुत अधिक चर्चा में है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अब तय किया है कि वो इस रिपोर्ट को देना बंद कर देगा। पहले इसको पॉज़ किया गया था, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जो इसकी तत्कालीन इंटरिम प्रेसिडेंट थी, क्रिस्टलिना गॉर्गिएवा, जो इस समय आईएमएफ की एमडी हैं, चर्चित बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, यूरोपियन एजेंसीज की कई संस्थाओं को इन्होंने लीड किया है, उसमें अपना योगदान दिया है। इन पर यह आरोप लगा है कि जब ये वर्ल्ड बैंक की इंटरिम प्रेसिडेंट थी, तब इन्होंने कुछ देशों पे, खास तौर पे चीन की रैंकिंग्स को सुधरवाने के लिए अनैतिक दबाव बनाया और उसके चलते चीन की रैंकिंग में सुधार आया। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और ये उसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह उठा और इसके चलते संदेह स्थापित हुआ और अब वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को स्थगित करने का फैसला किया है। तो विवाद क्या है कि 2018 से 2020 के बीच, तो 2018 से 2020 को ऐसे समझिएगा कि जो रिपोर्ट दरअसल 2018 मार्क्ड होती है, उसका बेंचमार्क मई 2017 रहा होगा। इसी प्रकार मई 2019 बेंचमार्क रिपोर्ट को हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2020 रिपोर्ट कहते हैं। तो बहरहाल 18 से 20 के बीच जो डेटा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, उस पर अनियमितता का आरोप लगा कि इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो रिलायबल नहीं है। और इसका एक नैतिक पक्ष है कि रिलायबल क्यों नहीं है। ये कोई आम भूल चूक नहीं है, जानबूझकर ये गलतियां की गई हैं। कहा गया कि विश्व बैंक पर चीन का दबाव था, विश्व बैंक फंडिंग की कमी से जूझ रहा था और इसमें जो आदान प्रदान वाला इक्वेशन जो बनी, उसमें चीन के स्कोर्स को सुधारा गया और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की जो समस्या थी फंडिंग की, वो भी दूर हुई। आरोप अजरबैजान, सऊदी अरब और यूएई के मामले में भी लगे, लेकिन हाल ही में जो अमेरिका की एक फेमस कानूनी फर्म है, विल्मर हेल, उसने अपनी रिपोर्ट में इन देशों का नाम नहीं लिया है। उसने कहा है कि चीन के मामले में ये स्थापित होता है कि कुछ अनैतिक हुआ है, एथिकली कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ समस्या है। तो ये पूरा विवाद है। ये आज खबर में इसलिए भी था क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि हम जो मोहतरमा है, क्योंकि जो इस समय वो आईएमडी की हेड हैं, तो हम इनके पीछे खड़े हैं, हम इनके साथ हैं, तो इसलिए भी ये आज चर्चा में ये खबर फिर से आ गई। हम थोड़ा जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट। तो ये 2003 में पहली बार प्रस्तुत की गई, यानी कि 2002 की रैंकिंग्स इसमें दी गई होंगी। 2003 से ये शुरू हुई और ये 190 अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार परिदृश्य की सुगमता का आकलन करती है। इसके लिए आप जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का एक जो बड़ा मैंडेट है, उसके इतिहास तो ये था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप में डिस्ट्रक्शन मचा था, तो वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो संस्था बनी, उसी ने बाद में वर्ल्ड बैंक का रूप लिया। लेकिन बाद में उसने ये जाना कि पूरे विश्व में हमें कुछ इकोनॉमिक्स में भी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी एक रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए।
तो क्यों ना वहीं से उसकी मतलब क्यों ना उसका जो सेंटर है वो वर्ल्ड बैंक को बनाया जाए। तो इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने इस पर काम शुरू किया। वर्ल्ड बैंक आज 190 अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार परिदृश्य की सुगमता का आकलन करता है। वो महज आकलन नहीं है, वो डायरेक्शन भी बताता है कि आप ये करेंगे तो आप इस रैंकिंग में ऊपर चढ़ेंगे, और इस रैंकिंग में ऊपर जाने के क्या लाभ हो सकते हैं और पिछड़ने में क्या हानियां हो सकती हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये है उसका इस रैंकिंग का मेन थ्रस्ट, उस रैंकिंग का मेन कार्य। 10 मापदंड तय किए गए थे। इन मापदंडों को अब याद करना बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट फिर भी हम देख लें कि कितने मापदंड कितने महत्वपूर्ण हैं और वो किस ओर बाजार या देशों की अर्थव्यवस्था को जाने का इशारा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन आधारों पर देशों को तय किया जाता था कि ये सब करना वहां पे कितना आसान है, व्यवसाय शुरू करना कितना आसान है, निर्माण परमिट से निपटना, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है उससे निपटना कितना आसान है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जल्दी ले पाना कितना सुगम है, संपत्ति पंजीकरण यानी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर पाना कितना आसान है, वहां पे डेट यानी ऋण उपलब्धता कितनी है और कितनी आसानी से मिल जाता है। कुछ आर्बिट्ररी चीजें भी थी, जैसे अल्पसंख्यक निवेशक जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी में जो शेयर मार्केट में शेयरों का आदान प्रदान करते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, तो ये भी वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का एक आधार था। करों का भुगतान करना, कितना कर अधिक वसूला जाता है, अधिक वसूला जाता है तो यानी कि बिजनेस के लिए कुछ हार्श कंडीशन है, तो करों का भुगतान भी उनके लिए पैरामीटर था, मापदंड था। फिर अक्रॉस द बॉर्डर्स, सीमा पार व्यापार करना कितना आसान है, कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर पाना, अनुबंधों को लागू कर पाना कितना आसान है, और अगर बिजनेस को रैप अप कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो दिवालिया होने पर समाधान कितना आसान है। आपने कई शब्द सुने होंगे, आप देखे होंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड भारत में भी कई तरह के ऐसे कानून बने जो इंसॉल्वेंसी पे आधारित थे, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए के हितों का ध्यान रखते थे, या बिजली के कनेक्शंस त्वरित रूप से प्रोवाइड कराए जा सकें। इस तरह की चीजों में देशों ने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया क्योंकि ये रैंकिंग्स के मापदंडों में ये सब पैरामीटर्स शामिल थे। इसके अलावा जो देशों को रैंकिंग मिलती है वो डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर के आधार पर मिलती थी, यानी कि अगर किसी को 75 रैंकिंग मिली है तो अभी भी जो बेस्ट है वो उससे 25% मान लीजिए, वो उतना स्कोर पीछे है। तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर ये उसकी रैंकिंग का आधार होता था। ये शब्द का मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है। तो फिर इस रिपोर्ट का महत्व क्या था, इतना हंगामा क्यों बरपा है? तो पहली बात तो कि इसका महत्व ये था कि व्यवसाय संबंधी वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बताती थी कि सुगम करना, व्यापार सुगमता से करना कितना संभव है किसी देश में, और वो उसके लिए कई बड़े मापदंड भी थे जैसा कि हमने पीछे देखा, और कई बहुत छोटे छोटे मापदंड भी थे, बिजली समय पर मिल पाती है कि नहीं, इस तरह के छोटे छोटे मापदंड भी थे। तो एक वास्ट पैरामीटर था, एक बड़ा फलक था जिसके आधार पर ये रिपोर्ट अपने निष्कर्ष पर पहुंचती थी या ऐसा क्लेम करती थी। इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने में कितनी सुगमता है, व्यवसाय डूइंग बिजनेस तो है ही, बट स्टार्टिंग बिजनेस ये भी कितना आसान है, कितना सुगम है, इसके बारे में भी ये रिपोर्ट बात करती थी। इसके अलावा परमिट जब लेना है तो उस पूरी प्रक्रिया में कितनी लागत आ जाती है, इस तरह के पैरामीटर्स, ये केवल उदाहरण है, पैरामीटर्स की चर्चा हमने पीछे की, ये उदाहरण है कि किस तरह के पैरामीटर्स पर ये रिपोर्ट बताती थी कि इनमें कितना कितना सुधार हो रहा है, या जैसे अनुबंध लागू करने हेतु प्रक्रियाएं हैं वो कितनी सुगम है। तो ऐसे पैरामीटर्स पर वो को चेक करती थी कि इनमें कितना सुधार देश कर पाए हैं पिछले 1 साल में। इसके अलावा ओवर द इयर्स हुआ ये, साल दर साल ये रिपोर्ट आती गई, इसकी ख्याति भी बढ़ी। तो हुआ ये कि ये रिपोर्ट तय करने लगी, या ऐसा क्लेम किए जाने लगा कि ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है कि किसी देश में कितना निवेश आएगा, क्योंकि निवेशक इस बात से बहुत खुश होते हैं कि वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि उस देश की रैंकिंग इस रिपोर्ट में बहुत ऊपर है, तो निवेश लाने का भी एक जरिया बन गई। और फिर इस रिपोर्ट का राजनीतिक महत्व भी हो गया, यानी देशों के चुनावों में ये मुद्दा बनने लगा कि हमारी सरकार ने इसमें इतनी रैंकिंग में सुधार किया है या उनकी सरकार इतना सुधार नहीं कर पाई, इस तरह का। तो इसका एक राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया, और यही कारण भी है, निवेश और राजनीतिक महत्व अगर आप ध्यान से देखें कि यही कारण भी है कि चीन ने इतना दबाव डाला होगा, क्विड प्रो क्यो, आदान प्रदान, कि हम फंडिंग देंगे, आप रिपोर्ट में बदलाव कीजिए,
ऐसा इसीलिए हो पाया होगा क्योंकि इस रिपोर्ट का महत्व इतना अधिक था निवेश पर, और इसका राजनीतिक महत्व भी काफ़ी था। हालाँकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे रूस ने भी इस रिपोर्ट में बहुत इज़ाफ़ा पाया है, बढ़ोतरी पाई है, अच्छी रैंकिंग पे वो पहुँचा है, लेकिन कहते हैं कि फिर भी रूस में कोई निवेश नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं कि चिली इस रिपोर्ट में वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत निवेशक आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अपवाद नहीं थे, लेकिन सामान्यतः नियम यही था, वो अपवाद माने जाने लगे थे। तो फिर आलोचना क्या की जाती रही है? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार संदेह उठाए गए हैं इस रिपोर्ट पर। आलोचनाएँ इसकी की जाती रही हैं। हम देखते हैं कि इनकी क्या आलोचना इस रिपोर्ट की, इनके पैरामीटर्स की जाती रही है। पहले तो कि जो सूचकांक में वृद्धि हुई, भारत की हुई, चीन की हुई, यूएई की हुई, रूस की देखने को मिली है, बड़ी तीव्र वृद्धि तो देखने को मिलती है, तो क्या सच में ज़मीनी स्तर पे वो विकास हो पाता है? कई जानकारों का मानना था कि वो ज़मीनी विकास को ये चेक नहीं कर पाता, वो उसको गॉज नहीं करता, उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, प्रतिबिंबित नहीं करता। तो यानी कि ये ज़मीनी विकास को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ था, ऐसा इस पे आरोप लगता था, आलोचना थी। क्यों था असमर्थ? भारत के केस में इतने बड़े भारत से मात्र 2 शहर दिल्ली और मुंबई, यहीं से इस रिपोर्ट हेतु सारे आंकड़े उठाए जाते थे। तो अगर इतना छोटा सैंपल साइज है, तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिम था, वो लाजिम सवाल उठते रहते थे। इसके अलावा उन 2 जगहों से भी जो सैंपल साइज था, एक तो ऑलरेडी आपने पूरे भारत में से केवल 2 जगहों को चुना, कहा जा रहा था कि बंबई और कलकत्ता को भी चुना जाएगा, अब तक वहां से सैंपल लिए उनको रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था, 2 ही शहरों को लिया जा रहा था, और वहां से भी सैंपल साइज बहुत लिमिटेड था। इसके अलावा वो सैंपल साइज ग्राउंड से नहीं आ रहा था, इसीलिए जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था इस रिपोर्ट में। वो ग्राउंड से आने की बजाय अधिनियमों को देखा जा रहा था, कौन से एक्ट्स पास हुए, कौन से लॉज आए, उनको देखकर कहा जा रहा था कि अच्छा लॉ बहुत अच्छे बन गए, उसका एग्जीक्यूशन क्या है इस पर बहुत तेज निगाह, या जितनी निगाह होनी चाहिए उतनी निगाह नहीं थी, ऐसा इस रिपोर्ट पर आरोप था। तो व्यावहारिक क्रियान्वयन के बजाय अधिनियमों की उपस्थिति को महत्व दिया जा रहा था रैंकिंग में। और न्यूनतम विनियमित श्रम बाजार जहां पे था, उन देशों को ऊंची रैंकिंग दी जाती थी। इसका बड़ा भारी वजन था इस पूरी रैंकिंग में। यानी कि मजदूरों का जो हित है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया कि उनका श्रम कितना विनियमित है, उसको कोई रेगुलेशन अगर नहीं है, आसानी से वो सस्ता श्रम अवेलेबल है, तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। ये इस तरह के प्रावधान इस रिपोर्ट में शामिल थे और इस आधार पर उनकी आलोचना होती रही थी। अब देखते हैं भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का कैसा संबंध रहा है। तो हालिया समय में ये रिपोर्ट भारत में भी बहुत चर्चा में रही। क्यों रही? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पे पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने बहुत सुधार किया। 130 से वो पहले सीधे 100 पर पहुंचा, उसके बाद 77 पर, और 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, यानी कि जो 2020 की रिपोर्ट थी, मई 2019 बेंचमार्क जो था, उसमें भारत को 63rd स्थान मिला, 63वां स्थान मिला। तो भारत विश्व की सुधार कर रही 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा पिछले कई वर्षों में। तो भारत के लिए तो ये रिपोर्ट बहुत सही चल रही थी। इसके आधार पर भारत में कई दूसरे तरीके से भी इस रिपोर्ट को महत्ता मिली। उदाहरण के तौर पर कोरोना काल में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि आप 2% अतिरिक्त डेट हमसे ले सकते हैं, उधार हमसे ले सकते हैं, लेकिन इनको इसमें से 1% जो है, 1% 4 पैरामीटर्स से जोड़ दिया गया। वन नेशन वन कार्ड जैसे पैरामीटर से। वन नेशन वन कार्ड एक पैरामीटर था, दूसरा पैरामीटर ही यही था कि आपके यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको लेकर कितने सुधार हुए हैं। 18 राज्यों ने इनमें से किसी ना किसी पैरामीटर में सुधार किया, और ये 1% अतिरिक्त 2 में से, यानी कि पूरे 2% अतिरिक्त डेप्ट वो ले पाए। तो इतनी इंपॉर्टेंट भारत में ये मानी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर जिले की रैंकिंग किस आधार पे की जाने लगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिफॉर्म्स हैं, वो हर जिला कितना बेहतर तरीके से अपने स्तर पर कर पा रहा है। तो भारत को लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत में ये संबंध रहा। तो फिर इस पूरी चर्चा के बाद इस रिपोर्ट से संबंधित क्या निष्कर्ष निकले? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हम इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। जो लॉ फर्म ने हमें रिपोर्ट दी, उसमें साफ हो गया कि नैतिक रूप से इस रिपोर्ट में कुछ समस्याएं थी, और केवल नैतिक रूप से नहीं, वर्ल्ड बैंक ने यह भी माना कि इसके डिजाइन में भी कुछ खामियां थी।
कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। तो निष्कर्ष में हमें उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले तो जो पद्धति है इस रिपोर्ट को बनाने की, उसमें सफिशिएंट बदलाव होने की ज़रूरत है। यानी कि वो सैंपल साइज़ बड़ा विस्तार किए जाने की ज़रूरत है और वो विस्तार के बाद भी उसको ज़मीनी स्तर पर देखे जाने की ज़रूरत है। ख़ास बात ये है कि जो चीन को लेके पूरा हंगामा हुआ है, उसमें कहानी ये है कि क्रिस्टलिना जो मोहतरमा हैं, उनको क्रिस्टलिना गेorgieva, जब उनको चीन की रैंकिंग में सुधार करवाना था, तो उनको ये सलाह दी गई कि जैसे भारत में केवल 2 शहरों के सर्वे के आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है, तो चीन के भी सबसे बेहतर बिज़नेस वाले 2 शहरों को चुन लिया जाए और चीन की रैंकिंग में सुधार हो जाएगा। तो इस तरह की खामियाँ, स्ट्रक्चरल खामियाँ थी, उनका फ़ायदा उठाया गया इस रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने में। तो अब केवल ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल को हटा देंगे तो ये समस्याएँ सुलझ जाएँगी। उन खामियों के पीछे जो पद्धतिगत बदलावों की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को दूर करने की ज़रूरत है, वो हमें करना होगा। पहला निष्कर्ष ये आता है। इसके अलावा पारदर्शिता और निगरानी दोनों में सुधार करना होगा। कैसे? कि वो क्लियर हो कि किस चीज़ का वेटेज कितना है, क्योंकि कई बार ये बहुत आर्बिट्ररी होता था। कई चीज़ें तो बहुत स्पष्ट थी कि अगर इसमें कम समय लग रहा है तो आपकी रैंकिंग बेहतर होनी चाहिए। जैसे बिजली का कनेक्शन कम समय ले रहा है तो आपकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन लेबर कितना डीरेगुलेटेड हो, इसको लेके कोई स्पष्ट मैट्रिक नहीं है। वो थोड़ा हो, थोड़े से ज़्यादा हो, इसको लेके जो वेटेज है वो बड़ा आर्बिट्ररी है। वो अपने मन मर्जी से होने वाला है। तो उसमें एक पारदर्शिता चाहिए ताकि देश भी फिर बेहतर कानून बना सके और फिर उसके बाद निगरानी भी चाहिए। एक प्रॉपर ऑडिट सिस्टम की आवश्यकता इस रिपोर्ट को भी है, ताकि जिस प्रकार का नैतिक संदेह पिछली रिपोर्ट्स पर दर्शाया गया है, वो भविष्य में ना दर्शाया जा सके। विश्व बैंक ने यह भी माना है कि करों की दरों पर जो रैंकिंग की जा रही थी वो अनुचित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे वर्ल्ड बैंक अब पहुंचा है कि करों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इस आधार पर देशों को बेहतर रैंकिंग दी जाने लगी कि वहां पर टैक्स बहुत कम है, तो हो सकता है देशों में होड़ लग जाए कि हम टैक्स कम रखेंगे और इसका अंततः तो प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि टैक्स की आय से ही तो सरकार जनहित के कार्य कर सकती है। तो इस पर रैंकिंग देना और करों की कमी पर रैंकिंग देना ये ठीक नहीं था। ऐसा विश्व बैंक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है और ये हाल के समय में अर्थव्यवस्था को लेकर जो समझ है उसमें आ रहे बदलाव का भी सूचक है, जो विश्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंच पाया है। इसके अलावा कुछ गैर जरूरी जो प्रावधान थे जो इस रैंकिंग में शामिल थे, जो हर देश पर उस तरह से ना अप्लाई होते हैं, ना वाइडर ना ही ब्रॉड स्तर पर जनता के हितों से जुड़े हैं, बाजार के हितों से भी साफ साफ तौर पे नहीं जुड़े हैं, उनको यहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, अल्पसंख्यक शेयर धारक हैं और दिवालियेपन का समाधान है, ऐसे संकेतकों की आवश्यकता विश्व बैंक ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो अब के समय में अर्थव्यवस्था को लेकर जो समझ है, सरकारों को लेकर जो समझ है, बाजार को लेकर जो समझ है, उसमें आ रहे बदलाव की ओर इशारा करती है। वो ये है कि विश्व बैंक ने माना है कि सरकार के साथ जो अनुबंध संकेतक हैं, सरकार भी तो एक बहुत बड़ी प्रोवाइडर है प्राइवेट प्लेयर्स को भी, पब्लिक एट लार्ज को भी। तो सरकार के साथ जो अनुबंध संकेतक हैं, उनको इस रिपोर्ट में अधिक प्रासंगिकता दी जाए, क्योंकि अब तक तो बाजार और सरकार को धुर विरोधी माना जाता था। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी रिपोर्ट के लिए भी विश्व बैंक ने माना है कि सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को कर पाना, उनको निभाना, या उनके जो पैरामीटर्स हैं जिस आधार पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स अनुबंध होते हैं, उनमें भी कितनी सुगमता है, ये देख पाना भी बहुत आवश्यक है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे पैरामीटर्स को लेकर। तो ये सब निष्कर्ष हैं जो हम निकाल सकते हैं इस हालिया विवाद के बाद। तो इस सबको समझ लेने के बाद एक प्रश्न है आपके लिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर हालिया विवाद को संदर्भ में रखते हुए इसी प्रकार के बेहतर मापक हेतु कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दें। इस प्रश्न पर आप सोचिए, इस प्रश्न पर उत्तर लेखन का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।